नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइंस। ऑनलाइन दाखिल होंगे नामांकन। पहली बार चुनाव में उम्मीदवार ऑनलाइन जमा करेंगे सिक्योरिटी मनी। केंद्र पर फिर हमलावर हुए राहुल गांधी। अर्थव्यवस्था, काले धन, जीएसटी और कोरोना को लेकर मोदी सरकार को घेरा। बीजेपी का पक्ष लेने के विवाद में फेसबुक प्रशासन को संसद से समन। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने 2 सितंबर को किया तलब। सुरजेवाला ने कार्टून के जरिए बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कोरोना काल में संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने की संभावना। एक दिन लोकसभा और एक दिन राज्यसभा चलेगी। और सुशांत केस में सीबीआई जांच में तेजी। सुशांत की मौत वाले दिन उनके घर जाने वाले पुलिसकर्मियों से पूछताछ। मुंबई पुलिस से लिए केस से जुड़े दस्तावेज। कोरोना काल में संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो सकता है। एक दिन लोकसभा और एक दिन राज्यसभा चलेगी। सूत्रों का कहना है कि संसद का ये मॉनसून सत्र 4 सप्ताह चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक एक दिन के अंतराल पर चलेगी। वहीं सत्र शुरू होने के बारे में जानकारी सांसदों को दी जा रही है और उनसे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना के प्रकोप के बीच ये पहला मौका है जब संसद का सत्र आयोजित हो रहा है। सरकार की पूरी कोशिश सांसदों को इस महामारी के संक्रमण से आने से बचाने की है। इसके लिए संसद भवन में एहतियाती उपाय भी किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संसद के दोनों सदनों में बड़े आकार वाले डिस्प्ले स्क्रीन, ऑडियो कंसोल और एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। सत्र के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सांसदों को कम से कम 15 दिन पहले इसके बारे में सूचित किए जाने की परंपरा रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने इस बार अर्थव्यवस्था, काले धन, जीएसटी और कोरोना संकट को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के कोरोना वायरस के पहले से ही काफी बुरे हाल है। जब तक किसानों, मजदूरों और लघु उद्योगों को पैसा सीधे नहीं दिया जाएगा तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। राहुल ने अपना एक वीडियो ट्वीट कर लिखा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान मेरे संबोधन के कुछ अंश संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था का कोविड-19 के पहले से ही काफी बुरे हाल में है। जब तक पैसा सीधे सीधे किसानों, मजदूरों और एमएसएमईज को नहीं दिया जाएगा स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। क्यों किया है? इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और नरेंद्र मोदी जी उस पैसे को बिग बिजनेस के हवाले करना चाहते हैं। एक बात समझनी होगी, 90% रोजगार असंगठित अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को देती है। ये लोग कौन है? ये छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं। अब इस सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आप देखना, जैसे ही मॉनिटरिंग उतरेगा, एक के बाद एक कंपनियां गिरेंगी। स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सब खत्म हो जाएंगे और आप जानते हो वो तो हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान में क्या होगा? ये देश रोजगार नहीं दे पाएगा। उधर बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर बताया कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 लोग साथ हो सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी। वहीं चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल और पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। उधर चुनावों से पहले आयाराम गयाराम का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय ने जेडीयू का दामन थाम लिया है, जिस पर उनके दामाद और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव बेहद खफा हैं।
उनका कोई हैसियत ही नहीं है, वो पार्टी कैसे खाली कर देंगे। उनका कोई हैसियत है, कोई वजूद है, जनता उनको थोड़े चाहता है, जनता तो लालू जी को चाहता है। उनके जदयू में जाने से कुछ फायदा होगा जदयू को? कोई फायदा नहीं। और जेडीयू के कितने विधायक हमारे संपर्क में हैं, ट्वीट करके हमारे पास आने वाले हैं। 4-5 दिन में हम आपको न्यूज़ देंगे खुद। फेसबुक कंट्रोल को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर एक कार्टून के जरिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कार्टून को शेयर करते हुए लिखा कि ये न्यू इंडिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से शेयर किए गए कार्टून में एक शख्स सफेद शर्ट और खाकी की हाफ पैंट पहनकर फेसबुक के लोगो पर हाथ रखकर कसम खाता है कि शपथ लेता हूं कि मैं जकरबर्ग द्वारा स्थापित सभी नियमों का पालन करूंगा। और उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जानबूझकर बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ एक्शन नहीं लेने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अब संसद की समिति ने फेसबुक को तलब किया है। 2 सितंबर को सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के सामने फेसबुक के अधिकारी पेश होंगे। संसद की स्थायी समिति फेसबुक के गलत इस्तेमाल को लेकर सवाल जवाब कर सकती है। लोकसभा सचिवालय ने फेसबुक को तलब किए जाने से जुड़ी अधिसूचना में कहा है कि 2 सितंबर को फेसबुक के प्रतिनिधियों से समिति बात करेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को लेकर समिति चर्चा करेगी। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फेसबुक को पेशी के लिए तलब किया है। कांग्रेस ने फेसबुक पर लगे बीजेपी से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोपों की जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग की है। कांग्रेस ने फेसबुक कंपनी के एक प्रमुख मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की हाई लेवल जांच कराने की भी मांग की है। आपको यहां पर बता दें कि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी कि WSJ ने खुलासा किया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने जानबूझकर बीजेपी के नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास पर आरोप है कि उन्होंने भारत में कंपनी के कारोबार का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं की हेट पोस्ट नहीं हटाने के लिए कहा था। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर फेसबुक की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी भी नकवी के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। वो तो देखो क्या है कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री पैनल क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो पार्लियामेंट का पैनल तय करेगा या स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब तय करेंगे, एक चीज़। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये इनके पास जो है वो जनता तो भी नहीं रही और इनके खुद पार्टी के सदस्य भी नहीं रहे। उसके बावजूद भी जो है वो जिस तरह के ये सवाल खड़े करते हैं उसमें ये सवाल के घेरे में खड़े जाते हैं। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं ना कि ये सिक्सर मारने के चक्कर में फिक्सर बन गए हैं। थरूर साहब लगता है कि स्थायी समिति के अध्यक्ष के नाते एक बड़े भूचाल के बीच में चले आए। उन्होंने हाल फिलहाल फेसबुक के अधिकारियों को बुलाया है छानबीन के लिए। ये इसलिए माननीय सांसदों ने जो स्थायी समिति के सदस्य हैं उन्होंने विरोध किया है कि उनसे बिना पूछे हुए किया गया है और ये उनका विशेष अधिकार है कि स्थायी समिति के अध्यक्ष निश्चित रूप से विमर्श करने के पश्चात करते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि फेसबुक पर जितनी भी झूठी अफवाह फैलती है उसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। फेसबुक वालों के साथ बीजेपी की सहभागी होती है। तो फेसबुक को बचाने के लिए उनके मालिकों को जो देश में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं या कर रहे हैं या बहुत दिनों से उन्होंने ये कोशिश की है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी खड़े हो जाती है जैसे वो उनके साथ सहभागी हो। अपने आप वो जो कर रहे हैं उससे जाहिर होता है कि जो कुछ फेसबुक में वहां से झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं वो कहीं न कहीं भाजपा के रिश्ते जुड़े। ऐसा क्या कौन से अपने भाई पर कष्ट आ गया, फेसबुक वाले पर, सहयोगी पर आ गया कि व्यथित दुखी हैं और ऐसे चीख चिल्ला रहे हैं जैसे चोरी पकड़ी गई हो। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संसदीय समिति को फेसबुक को तलब करने का पूरा अधिकार है। अमेरिकी संसद में भी फेसबुक के मुखिया मार्क जकरबर्ग की पेशी हो चुकी है। मैं कमिटीज़ के अंदर रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ।
चेयरमैन किसी भी मामले को कमेटी के अंदर ला सकता है, ये चेयरमैन की राइट्स के अंदर है। और जब वो मामला इन्वेस्टिगेट होता है तो सब मेंबर जो कमेटी के हैं उनके पास पूरा मौका है कि वो वहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं। जब रिपोर्ट बनती है तो वो उसके अंदर अपनी बात कह सकते हैं, डिसेंट नोट भी दे सकते हैं। मगर अगर किसी एक पार्टी के नेता फेसबुक की मैनेजमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि फेसबुक से सवाल किए जाएं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप ध्यान करें तो अमेरिका, जहाँ की फेसबुक कंपनी है, वहाँ पे भी मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक की शुरुआत की, उनके साथ कई तीखे सवाल जो है अमेरिका के अंदर किए गए। और पूरे मुझे लगता है कि उसकी मिसाल पूरे दुनिया के अंदर दी जाती है कि देखिए कैसे अमेरिकी प्रजातंत्र के अंदर, कमेटी सिस्टम के अंदर जवाबदेही तय की जाती है। तो मुझे लगता है ये जो सांसद कर रही हैं ठीक नहीं है, प्रजातांत्रिक वैल्यूज के हिसाब से भी ठीक नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी को शैल कंपनियों के जरिए 2 करोड़ चंदे के नाम पर ट्रांसफर करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकेश कुमार और सुधांशु बंसल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस टीम ने इन दोनों को शिकंजे में लिया है। आम आदमी पार्टी को 4 फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा देने का मामला फरवरी 2014 का है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए मिलने की शिकायत दिल्ली पुलिस से की थी, जिस पर अब 6 साल बाद कार्रवाई की गई है। उधर दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अंशु प्रकाश पर 2018 में मुख्यमंत्री आवास पर हमला किया गया था। उस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने जल्द सुनवाई की मांग की है। इस मामले में सीएम केजरीवाल और डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी हैं। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने मुंबई पुलिस से मामले से संबंधित दस्तावेज और रिपोर्ट ली है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस के उन कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है जो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर अभिनेता की मौत की सूचना के बाद पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई पुलिस कर्मियों से पिछले करीब 5 घंटे से पूछताछ कर रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि अभिनेता सुशांत राजपूत की मौत की सूचना के बाद जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा। इसके पहले ही फॉरेंसिक विशेषज्ञ से लैस सीबीआई की एक विशेष जांच टीम गुरुवार की रात को मुंबई पहुंची। सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह ही मामले की जांच शुरू की और वे राजपूत के रसोइये को उपनगरीय सांता क्रूज में डीआरडीओ और आईएफ गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए लेकर गए और पूछताछ की।
उधर तेलंगाना के श्री शैलम पावर प्लांट में लगी भीषण आग में 9 लोगों की मौत हो गई है। नगर कुर्नूल के डीएम ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बरामद हुए 3 शव की पहचान असिस्टेंट इंजीनियर सुंदर नाइक, मोहन कुमार और फातिम के तौर पर हुई है। हादसे में मारे गए सभी 9 लोग श्री शैल डैम के किनारे बने अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में भीतर फंसे हुए थे। बताया गया कि ये लोग लेफ्ट बैंक पावर हाउस में फंस गए थे। वहीं घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घने धुएं की वजह से बचावकर्मी भीतर नहीं घुस पाए और अंदर फंसे 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हादसे में मारे गए लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया है। घायल लोगों के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव ने हादसे पर दुख जताते हुए हादसे की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त पावर प्लांट में करीब 25 लोग मौजूद थे। 15 से 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इनमें से 6 लोगों को सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पावर प्लांट में बीती रात करीब 10:30 बजे स्टेशन के एक यूनिट में विस्फोट के बाद अचानक आग लगी थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उधर मध्य प्रदेश के मंत्री राजवर्धन सिंह दंती गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे थे। तभी कुछ कांग्रेसियों ने दत्ती गांव वापस जाओ के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। जानकारी के मुताबिक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव बदनावर के काची बडोदा में विकास कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम में गए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने विरोध में नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसमें दत्ती गांव वापस जाओ के जोर जोर से नारे लगाए गए। मध्य प्रदेश में किसानों से खरीदे जाने वाले दूध को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। दूध संघ ने सरकार के निर्देश पर किसानों के दामों में कमी की तो पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर किसानों के दाम बढ़ाने की मांग की है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो दूध उत्पादक किसान साथी हैं उनका लगभग 4 रुपये तक जो है प्रति लीटर उनका भाव कम करने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से हमारे दूध उत्पादक किसान साथी हतोत्साहित होंगे और निश्चित रूप से जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये मांग करते हैं कि अपने इस निर्णय को, इस फैसले को बदलें। भोपाल दुग्ध संघ को दूध बेचने वाले लाखों किसान अब सरकार की नई नीति का शिकार हो रहे हैं। भोपाल दुग्ध संघ ने किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमतों में कटौती की है। दूध के नए रेट 16 अगस्त से लागू हैं, जिससे किसान काफी परेशान हैं। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने भोपाल के पास बडझिरी दूध कलेक्शन सेंटर पर पहुंचकर किसानों से उनकी परेशानी जानी। फेट के अनुसार 60 पैसे पर फेट कम किया है, उससे किसान को कम से कम 3 रुपये से लेके तो 7 रुपये तक का नुकसान हुआ है, मतलब पर लीटर। गाय के दूध में 3 से 4 रुपये और भैंस के दूध में 5 से 6 रुपये तक का नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निजीकरण किए जाने पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा कि एयरपोर्ट को निजी हाथों में देना जनता के साथ धोखा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जयपुर समेत 3 एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने से जनता को नुकसान होगा। एयरपोर्ट का निजीकरण करना ये देश की जनता के साथ धोखा है। एयरपोर्ट जयपुर का, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का आपने अडानी को दे दिया। इससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी, टिकट महंगी हो जाएगी, खाने पीने की चीज़ महंगी हो जाएगी। जो एयरपोर्ट को बनाने में मनमोहन सिंह जी सरकार ने इतनी मेहनत की और पूरे देश में एयरपोर्ट तैयार किए मॉडर्न, अब उनको आप निजीकरण करके और उन प्राइवेट हाथों में दे रहे, उनको तो फायदा होगा लेकिन जनता को और सरकार को नुकसान होगा। इस कोरोना संकट में मैंने देखा सिर्फ 3-4 उद्योगपति है जिनकी संपत्ति 2 गुना 4 गुना हो गई। आप उनको तो मजबूत कर रहे हैं लेकिन देश की जनता कमजोर हो रही है। उधर बिहार कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल की रिहाई के लिए आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना में विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ रिहाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी थी। आपको बता दें कि बीपीएससी गेट पर बेरोजगार युवाओं के समर्थन में गुंजन पटेल ने उग्र प्रदर्शन किया था, जहां पुलिस ने लाठियां भांजी थी और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हम लोग की मांग है, जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी बिहार के बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चलाया गया, उनको जेल भेज दिया गया। और नीतीश सरकार सोचती है
कि जो नौजवानों की आवाज़ उठाएगा, जो रोजगार की बात करेगा, उस पर पुलिस की लाठी चार्ज करके उसको जेल भेज देंगे। तो हम नौजवान यूथ कांग्रेस के साथी, हम कांग्रेस के सिपाही पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितना लाठी चलाना है, जितने को जेल भेजना भेज दे, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और नौजवानों की रोजगार की बात करेंगे। बिहार के जंगल राज को उजागर करने का काम हम यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के सिपाही करते रहेंगे। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्रकार को कांग्रेस नेताओं ने ताजा करेला, हरी मिर्च, मास्क और साबुन भेजा है। कांग्रेस नेताओं ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि गुरुवार को अजय चंद्रकार ने करेले की तस्वीर साझा करते हुए सीएम भूपेश बघेल को करू भात की बधाई दी थी, जिससे कांग्रेस में काफी रोष है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को तीज त्योहार मनाया गया और इससे एक दिन पहले करू भात खाने का रिवाज है। इसमें चावल के साथ कड़वा करेला खाया जाता है। 15 साल से सत्ता में रहने के बाद अब बाहर हो गए तो अब वो मुद्दा विहीन भी हो गए हैं, मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं। तीज त्योहार का अपमान करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को किसी ने नहीं दिया है। हम उनकी दीर्घायु की कामना करने के लिए और उनका इम्यून बूस्टर करने के लिए करेला, हरी मिर्ची और खेकसी जो यहाँ पर की बहुत प्रसिद्ध सब्जी है, और साथ ही उनको मास्क और सैनिटाइजर भी भेज रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कार्यालय भवन के निर्माण की इजाजत देने के लिए तैयार है। उन्होंने पिछली सरकार का नियम बदल दिया है। सरकार के लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और विपक्ष वाले आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा कार्यालय भवन के लिए समय समय पर मांग किया जाता है। उसके कंडिका 3(1) में एक साथ 2 भवनों के लिए मांग करने के संदर्भ में रिस्ट्रिक्शन था। ये पुराने सरकार के कार्यकाल में ऐसा हो चुका था, तो उस रिस्ट्रिक्शन को समाप्त करके केस टू केस जहां डिमांड आएगी उस पर अलग अलग निर्णय लेकर के देने के संदर्भ में एक नीति बनाई गई। उसको भी आज मंत्रिपरिषद ने आज मंजूरी दिया है। अच्छी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल जिलों जिलों में अपना कार्यालय बनाए, परंतु जो जमीन दूसरे उपयोग की जमीन है और किसी को अलॉट कर दी गई है, कोई भवन बना हुआ है, ऐसे स्थानों पर किसी राजनीतिक दल कब्जा कर उसके ऊपर में जबरदस्ती अलॉट करके उस ऊपर में भवन बनाए, ये अच्छा नहीं है। इसमें लोगों के साथ में पार्टियों के कार्यालय बनने के लिए अन्याय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी जिलों में भवन बनाए हैं, परंतु किसी दूसरे की जमीन पर या किसी सरकारी कार्यालय को तोड़कर या किसी दूसरे उपयोग की जमीन को लेकर कहीं कार्यालय नहीं बनाए। तो कांग्रेस को भी शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. पंजाब में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने सख्त फैसलों की शुरुआत कर दी है। कोरोना केसों की संख्या को काबू करने के लिए कैप्टन सरकार ने पंजाब में 167 शहरों में आज शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा पंजाब में वीकेंड पर लॉकडाउन करने का भी ऐलान किया गया है। कैप्टन सरकार ने कहा है कि सभी फैसले 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। शादी और शोक सभा को छोड़कर कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाएगा। पंजाब में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित 5 जिलों अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और SS नगर में सिर्फ 50% दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। इन 5 जिलों में वाहनों की क्षमता पर भी प्रतिबंध फिर से लगा दिया गया है। उधर पंजाब में कोरोना हर दिन विकराल रूप ले रहा है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक करीब 38,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इन 38,000 मरीजों में से 23,000 लोग ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं, लेकिन अब भी
करीब 14,000 मरीज ऐसे हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। मौतों की बात करें तो पंजाब में अब तक 957 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब में सबसे ज्यादा बुरे हालात जालंधर, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर और SAS नगर की है, जहां हर दिन करीब कोरोना ब्लास्ट हो रहा है। गुरुवार की बात करें तो लुधियाना में 400 नए केस सामने आए, जालंधर में 242, SAS नगर में 169, पटियाला में 81 और अमृतसर में 75 नए केस दर्ज किए गए। लिए तो बहुत मुश्किल हो जाना ना, क्योंकि किराया, बिजली का बिल, स्कूल दी फीसा, इस करके सरकार को ये चाहिए कि कुछ सोचे। अगर 2 घंटे सरकार ने पहले 9 बजे तक सी, हुण 7 बजे तक घटाता, अगर 2 घंटे कोरोना खत्म नहीं हो जाना। अगर लॉकडाउन सोचे कि पूर्ण लॉकडाउन शनि एतवार बंद रहेगा तो भी कोरोना नहीं खत्म हो जाना। अगर सरकार सोचे ठेके खुले रहणगे तो बाकी चीज़ां बंद हो रहणगियां। ये सरकार को चाहिए या तो ठेके भी बंद करन, अपनी कमाई ना सोचे। उधर हरियाणा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने राज्य में हर वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को घोषणा की कि हर शनिवार और रविवार हरियाणा में एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी कार्यालय और दुकानें बंद रहेंगी। उधर केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन भी संचालित नहीं हो पाई है। प्रशासन ने सोनप्रयाग में ही यात्रियों को रोक दिया है, जबकि केदारनाथ से लौट रहे यात्रियों को SDRF ने सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचा दिया है। गुरुवार तड़के से घोड़ा पड़ाव और छौड़ी गदेरा में भूस्खलन से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जहां पर पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर और मलबा गिरता रहा। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ का विकराल रूप अभी थमा नहीं है। यहाँ कई गांव बाढ़ से डूबे हैं, हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हैं, इलाके के सभी रास्ते पानी से भर चुके हैं। आवागमन के लिए लोग नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी जिले की नदियां उफान पर हैं। नदियों का पानी अब खेतों, सड़कों और गाँव में भी भरने लगा है। नदियों के आसपास के गाँव में बाढ़ जैसे हालात को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। उधर प्रशासन का कहना है कि हम बाढ़ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, सबको राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उधर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवात की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश के हालात हैं। पिछले 1 हफ्ते से राज्य में बारिश हो रही है। बिलासपुर और बस्तर संभाग में बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश से बस्तर के कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। सुकमा और बीजापुर में हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं इंद्रावती नदी का जलस्तर इस साल पहली बार खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। शनिवार को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। पूरे देश समेत गोवा की राजधानी पणजी में भी गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां माल्यातालो झरिकार नाम की संस्था श्रद्धालुओं के खर्चे को कम करने का काम कर रही है। माल्यातालो झरिकार संस्था लोगों को कम कीमत पर गणपति की प्रतिमा उपलब्ध करा रही। संस्था के अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी ने लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।